देखो 19 नंबर प्रश्न जो है, एक पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पौधे के वृद्धि का घटक है। तो एक पादप हार्मोन का तुमको नाम लिखना है। तो ऐसे में सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि हार्मोन क्या है। तो हार्मोन जो है ये हमारे शरीर का एक जैव उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक अब क्या है? तो उत्प्रेरक ऐसी चीज जो किसी भी काम को या तो बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, तो उसको हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक माने उकसाने वाला, उकसाने वाली चीज, ठीक है। तो उकसाने वाली चीज को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक को ही हम लोग जो है यहाँ पर हार्मोन का नाम दिए हैं। तो हार्मोन क्या चीज है? तो हार्मोन एक ऐसा हमारे शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक है जो किसी भी काम को करने के लिए उत्तरदायी होता है। माने कोई भी काम तुम अगर कर रहे हो तो उसके लिए उत्तरदायी हार्मोन है। जैसे कि कोई आदमी जो है हंसने लगा, तो ये हंसने जरूर लगा, कोई हंसी वाला बात सुना इसलिए, लेकिन जब तक हार्मोन का कोई क्रिया नहीं रहेगा तो कोई आदमी हंस नहीं सकता है। उसके अलावा गुस्सा हार्मोन का ही क्रिया है। उसके बाद आलसीपन वो भी हार्मोन का क्रिया है। आनंदित होना, खुश होना, किसी चीज को देखकर, किसी भी चीज को देखा खुश हो गया, तो वो भी हार्मोन की ही क्रिया है। तो कहने का अर्थ है कि हार्मोन हमारे शरीर में होने वाली बहुत सारी क्रियाओं को प्रेरित करता है करने के लिए। तो प्रेरणा देने वाली एक रस है, जैविक रस, जिसको हम लोग जैव रासायनिक पदार्थ कहते हैं। तो जैव रासायनिक तरल पदार्थ है ये, अर्थात जैविक रस है ये। रस जैसे हम लोग कोई चीज का भी रस देखें ना, चाहे वो नींबू का रस हो या मौसम्बी का रस हो, तो उसी तरह का एक प्रकार का रस है जो हमारे शरीर में होने वाली तमाम क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित करता है, उकसाता है, जिसको हम इसमें और व्याख्या नहीं करेंगे। बस इतना हमको समझना है, मोटा मोटी बात यही है कि हार्मोन क्या है। तो मानव शरीर में या फिर किसी जीवों के शरीर में पाई जाने वाली एक जैव रासायनिक तरल पदार्थ है जो किसी भी क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित करता है, उसको हम लोग हार्मोन कहते हैं। तो पौधे में जो है, पौधे का एक हार्मोन का नाम लिखे जो पौधे के वृद्धि का घटक है, माने वो पौधे को बढ़ाने में मदद करता है, तो उसका नाम जिब्रेलिन है। दूसरा नंबर सवाल, 20 नंबर सवाल हम लोग करेंगे, किसके द्वारा भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है? तो किसके द्वारा? तो प्लेसेंटा, मां के गर्भ में जब बच्चा रहता है ना, मां के नाभि से उसका नाभि जुड़ा रहता है, उस अंग का नाम है ओपेरा, अर्थात नाभि, नाड़ी जिसको बोलता है। इसे नॉर्मल भाषा में बोला जाता है नाड़ी। नाड़ी का मतलब वो नाड़ी नहीं, हम लोग ऐसे साधारण सा भाषा में बोलते हैं नाड़ी। नाभि में नहीं लगा रहता बड़ा सा एगो ये जैसा आंत जैसा, जो जन्म के बाद काट दिया जाता है, तो उसी जगह से वो खून पीता है। अगला सवाल 21, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? जैव विविधता, इसको हम लोग विस्तार से तो नहीं फिलहाल, लेकिन संक्षिप्त में ही जानेंगे। तो आखिर ये जैव विविधता क्या है? तो बहुत ही सरल सी बात है। विविधता का अर्थ होता है भिन्नताएं। तो जैव विविधता का एक विशिष्ट स्थल है। विशिष्ट का मतलब होता है बहुत ही उम्दा या फिर स्पेसिफिक या बहुत ही बेहतर। माने हमको अगर जैव विविधता देखना है, वो है फॉरेस्ट, मतलब जंगल। जंगल में हर प्रकार की चीज तुम्हें मिलेगा। तो खैर आगे का प्रश्न है 22 नंबर, मनुष्य में बौनेपन का क्या कारण है? अभी मैंने चर्चा किया कि पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम क्या है? तो था जिब्रेलिन। तो उसी तरह से कि एक हार्मोन मनुष्य में भी है जो वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, लेकिन वो हार्मोन अगर किसी व्यक्ति में कम मात्रा में उत्सर्जित हो या स्रावित हो तो वो आदमी बोना बन जाएगा। अगला सवाल, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? कोई दो अंतर लिखिए। तो देखो सवाल को पढ़ के ही उत्तर हमें मिल रहा है। तो द्विखंडन को जब हम उस शब्द का खंडन करेंगे, माने उस शब्द को तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो एक आएगा द्वि प्लस खंडन, अर्थात दो खंडों में टूटना। तो इसी से हमको पता चल गया कि वैसे जीव
जो केवल दो खंडों में टूटकर दो नई जीवों का निर्माण करता है, उसको हम लोग द्विखंडन कहते हैं। और वैसा जीव जो बहुत खंडों में टूटकर बहुत सारे जीवों का निर्माण करता है, क्योंकि बहु खंड का मतलब होता है बहुत से आया बहुत और खंड से आया टूटना। तो उसी हिसाब से बहुखंडन का मतलब हुआ बहुत खंडों में टूटकर बहुत जीवों का निर्माण करता है, उसे हम लोग बहुखंडन कहते हैं। द्विखंडन का उदाहरण अमीबा है। अमीबा कभी 3, 4, 5 टुकड़ों में नहीं टूटेगा, वो हमेशा टूटेगा तो 2 टुकड़ों में टूटेगा। मलेरिया उत्पन्न करने वाली जो जीवाणु है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। उसका गुण है कि वो खुद बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है और बहुत सारे टुकड़ों में टूटकर जो है बहुत सारे जीवों का माने अपने जैसे संतति का निर्माण करता है। अगला हम लोग जा रहे हैं, विकर्णशी रसायनों का अत्यधिक प्रयोग किस प्रकार जैव आवर्धन की समस्या उत्पन्न कर रही है। देखो, जैव आवर्धन क्या है? आवर्धन का मतलब होता है बढ़ाना, धीरे धीरे चीजों को बढ़ाना। जैसे आवर्धित लेंस का मतलब, तुमको अगर आवर्धित लेंस से हम देखेंगे तो तुम जितने पतले हो या फिर जितना तुम्हारी मोटाई है उससे बहुत गुना मोटा तुम दिखोगे, तो उसको हम लोग आवर्धन लेंस कहते हैं। तो उसी तरह से जैव आवर्धन का मतलब होता है कि जैवों में, जैव माने हमारे पर्यावरण को हम लोग, जीवित प्राणी चीजों को हम लोग जैव कहते हैं। तो जैवों में जो है आवर्धन माने वृद्धि हो रहा है। किस चीजों की? तो हानिकारक पदार्थों की वृद्धि हो रहा है। किस कारण? तो खेतों में जो है उर्वरक या जहर, जिसको पिकरनाशी बोलते हैं, माने घास को मारने के लिए जो हम लोग जहर को छिड़कते हैं उसको हम लोग पिकरनाशी बोलते हैं या कीटाणुनाशक बोलते हैं। उसकी मदद से हमारे जैव का आवर्धन हो रहा है, माने जैव को जो है हमारे जीवित प्राणियों में हानिकारक चीजों का विस्तार हो रहा है। वो कैसे? इस प्रश्नों के माध्यम से तुमको बताना है। तो बड़ा सिंपल है कि पिकरनाश या फिर कीटाणुनाशक जैव आवर्धन का मुख्य कारण है। कैसे? तो हम लोग लिख सकते हैं कि हम अपने फसल के उपजाऊ में जिस पिकरनाशी या कीटाणुनाशक का प्रयोग करते हैं वो जल में मिलकर नदी से होते हुए समुद्र में जाता है और समुद्र में रहने वाले जीव से लेकर नदी और तालाब में रहने वाले तमाम जलीय जीवों को प्रभावित कर रहा है। तुम इसको गौर से सुनो और अपना आइडिया से लिखो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के जो परीक्षा होगी उस हर एक सब्जेक्ट के परीक्षा में जो पहला लाइन होगा उसमें लिखा रहेगा परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। मतलब आपसे जितना हो सके आप अपने ही शब्दों में उत्तर दीजिए। माने पुस्तक का रटा हुआ चीज ना लिखिए और ना ही किसी टीचर का लिखा हुआ चीज को आप रट के जाइए, वैसे मत कीजिए। आप उस चीज को समझिए, समझने के बाद आपसे जितना हो सके, माने यथासंभव आपसे जितना हो सके अपनी ही शब्दों में उत्तर दीजिए, माने अपनी ही भाषा में। भाषा मतलब क्या? हम बंगाली बोल रहे हैं तो बंगाली में दे देंगे, ऐसा नहीं। माने अपनी भाषा मतलब क्या? हम लोग हिंदी बोलने में घरेलू जो भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा में, माने जटिल शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उस चीज को ख्याल में रखकर कोशिश यही करना कि मैं जो बताने चाह रहा हूं या बता रहा हूं उसको गौर से सुनना और अपना सजाकर प्रश्नों का उत्तर लिख देना। 25वां सवाल, प्रकृति में नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो प्रकृति में नई जातियों की उत्पत्ति होने का बहुत कारण बताया गया है। जैसे 1 नंबर प्राकृतिक चयन, दूसरा किसी अंगों का अत्यधिक प्रयोग। अगला सवाल पे चलते हैं, वनों के संरक्षण। 26 नंबर सवाल, वनों के संरक्षण के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। इस सेट का सबसे आसान सवाल यही है जो कि कोई भी आसानी से लिख सकता है। यह सिर्फ 10th क्लास का बच्चा नहीं, अगर कोई बच्चा हमेशा रटन विद्या का प्रयोग नहीं करता है, समझकर पढ़ने का कोशिश करता है, तो ये 5 क्लास का बच्चा भी इसको लिख सकता है। वनों के संरक्षण के लिए आप क्या कर सकते हैं? संरक्षण का मतलब होता है रक्षा, रक्षा मतलब सुरक्षा, सुरक्षा मतलब बचाव, बचाव का मतलब होता है उसका देखभाल करना या फिर उसको नष्ट होने से बचाना। तो उस हिसाब से जंगल के
बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अपना अपना हिसाब से जो जो कर सकते हो अपना आइडिया लिख देना। उदाहरण के तौर पर नंबर 1, वृक्षों की कटाई को कम करके। दूसरा नंबर, लोगों को जागरूक बनाकर। तीसरा नंबर, सरकार को कानून बनाने के लिए आवेदन करके। उसके बाद अपने स्थायी लोगों द्वारा विशेष प्रकार के जंगल को सुरक्षा देकर। साथ में और भी हम लोग बहुत तरह से उसको लिख सकते हैं। 27वां सवाल करते हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। तो अधिकांश प्रोटीन गैस्ट्रो आंत पथ में पाचन द्वारा एकल एमिनो अम्ल में विघटित होते हैं। आमतौर पर पेट में पाचन तब शुरू होता है जब पेप्सोजेन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया द्वारा पेप्सिन में बदल दिया जाता है, जहां प्रोटीन पाचन करता है। तो इसी तरह से हम लोग जान गए कि प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए हम लोग आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है 27 का बी, नेफ्रॉन का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, जो कि नीचे आप लोग देख पा रहे हैं। इस तरह का चित्र आपको बना देना है। चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं। 27 नंबर का अथवा, सिद्ध करें कि बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने माता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। तो लिंग निर्धारण के सवाल को जानने के लिए हम लोग इसको बारीकी से समझ लेते हैं। देखिए, लिंग निर्धारण के लिए मनुष्य में एक जोड़े लिंग क्रोमोसोम अथवा 2 गुणसूत्र होते हैं, जो नर एवं मादा में भिन्न भिन्न होता है। जो नर में XY के रूप में, जबकि मादा में XX के रूप में होता है। दोनों में एक क्रोमोसोम भिन्न भिन्न होने के कारण नर एवं मादा संतति जन्म लेने के लिए उत्तरदायी होते हैं। निषेचन के दौरान अगर मादा का X गुणसूत्र नर के Y गुणसूत्रों के साथ मिलता है तो नर बच्चे का जन्म होता है, परंतु अगर मादा X गुणसूत्र नर के X गुणसूत्रों के साथ मिले तो मादा बच्चों का जन्म होता है। इसी प्रकार बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। तो इसको एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि लिंग निर्धारण होता कैसे है। तो चलिए, इस चित्र में नर को XY से और मादा को XX से इंगित किया गया है। जब नर का Y मादा के X से मिलता है तो नर बच्चे का जन्म होता है, जबकि नर का X मादा के X से मिलता है तो मादा बच्चे का जन्म होता है। इसी तरह से लिंग का निर्धारण होता है, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। बहुत सवाल तो हमने करा दिए, अब आप भी एक सवाल खुद से ही पढ़ लीजिए। चलिए, और अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी बच जाती हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी एपिसोड में। अगर आप कोई नया एपिसोड चाहते हैं, किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट को भर दीजिए, ताकि कुछ ही दिनों में आपके लिए आपके क्वेरी के आधार पर वीडियो ला सके। बस इतना कह के अपना वीडियो समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।